Hello everyone. Today our topic is How, When and Where. History, Chapter 1, Class 8, CBSE Board. Before starting, I would like to request that please subscribe my channel and watch my previous videos. So let's start with today's topic, How, When and Where. Now in this topic, what we are going to discuss about. Because whenever you discuss with anybody कि क्या पढ़ते हो, वो तुरंत आपने जहां बोला ये हिस्ट्री पढ़ना है, दे विल से कि हिस्ट्री इट मींस यू हैव टू रिमेंबर डेट्स। आपको तारीखों को, डेट्स को, ईयर को याद रखना होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेट और हिस्ट्री, कि डेट्स के बिना हिस्ट्री माना ही नहीं जाता है। कारण, व्हाई इट इज सो? Because on a particular date some wars happened, somebody was born, कोई मर गया, कोई जिंदा हुआ, कोई एक मोनार्क बना। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, आपको इस साल पढ़ना नहीं है लेकिन तब भी, कि फ्रांस का मोनार्क नेपोलियन बोनापार्ट बना एंड ही चेंज द हिस्ट्री, कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ होल ऑफ यूरोप। तो किसी के राजा बनने के बाद क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, ये हमें हिस्ट्री ही बताता है। एंड बेसिकली व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंट, इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट पास्ट। क्या कैसे हुआ और उसका इंपैक्ट आज प्रेजेंट टाइम में क्या पड़ रहा है, हम वो जानते हैं। दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज सच ए इंपॉर्टेंट subject to study. Now, previously, history was on an account of battles and big events. हम हिस्ट्री के बारे में पहले हम जब भी डिस्कस किए या किसी से भी आप बात करोगे, they will say कि हिस्ट्री इज बेसिकली एक युद्ध के बारे में है, बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई उनके बारे में है। वी डोंट डिस्कस अबाउट द लोकल पीपल, उनके बारे में, उनका जीवन कैसा था, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आज भी लोग जब इजिप्ट के पिरामिड्स को खोलते हैं तो वहां पर राजा कैसे थे, उनके पुजारी कैसे थे, इनके बारे में पता चलता है। व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ द इजिप्ट? वी डोंट नो अबाउट दैम। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, जब हिस्ट्री को हम देख रहे होते हैं तो हम किसी न किसी राजा के बारे में, किसी मोनार्क के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कब उसको सिंहासन मिला, किससे उसने शादियां की, किन किन लोगों के, किन किन राजाओं के यहाँ उसने शादियां की, कितने बच्चे हुए, किस बच्चे को गद्दी मिली, वो बच्चा बड़ा था, छोटा था, इसका भी इफेक्ट जो है फ्यूचर के साथ पड़ता है। सिमिलरली कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, किससे लड़ाइयां लड़ी, कब वो जन्म लिया था तो कब वो मरा, उसके मरने के बाद अगला राजा कौन बना, और उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी पर, आगे आने वाले जेनरेशंस पर क्या पड़ा, हम ये सब भी उसी में पाते हैं। दैट्स व्हाई डेट्स आर टू मच इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। लाइक आप हिस्टोरियंस को देखिए, दे लुक मोर टुवर्ड्स व्हाई हाउ थिंग्स हैपन, नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपन। हिस्टोरियंस भी ये हमेशा खोजते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुकाबले कब हुआ के। क्योंकि उन्हें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये हुआ तो क्यों और कैसे। कुछ हुआ, कोई राजा मर गया, युद्ध हो रहा था, पानीपत का थर्ड वॉर हो रहा था, आखिर मराठा हारे कैसे, हुआ क्यों, क्या दिक्कत थी, हम इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं हिस्ट्री में, मुकाबले कि कब हुआ। क्योंकि वो तो हमें पता चल ही जाता है, बिकॉज दैट इज द डेट्स। नाउ बहुत सारे डेट्स होते हैं, which date is important, which is not. The dates we select become vital because we focus on a particular set of events as important. अब आप पूरी चीज को देख रहे हो, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। हमको पीरियड में किसी और राज्य में कुछ हो रहा था, किसी और की शादियां हुई, तो बहुत सारी चीजों के कारण वो पर्टिकुलर ईयर, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के मरने के साथ जो है बहुत ज्यादा चेंजेस हुए इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, किंगडम्स में, कई नए किंगडम्स बन गए और इसका इंपैक्ट जो है लेटर ऑन हिस्ट्री में पड़ा। ब्रिटिशर्स कैसे कंट्रोल किए ऑल ओवर इंडिया को। अगर औरंगजेब के मरने के बाद भी अगला जो बादशाह होता वो उतना ही स्ट्रांग होता, शायद ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन औरंगजेब के मरने के साथ उतना ताकतवर कोई बादशाह ही नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन ऐसा खास डेट था और उसमें क्या सेलेक्टेड इवेंट्स हुए जिसके कारण है।
अगर हम बात करें, इफ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेट्स को कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, तो वो सेट ऑफ डेट्स जो है एक नए इवेंट, नए सिग्निफिकेंस के साथ हमारे सामने अपीयर कर जाते हैं। हम पीरियडाइज कैसे करते हैं? वी डिवाइड हिस्ट्री इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स। आप कभी सुनते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न में नियो मॉडर्न आ जाता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो जब भी हम इस तरह से पीरियडाइज करते हैं, पीरियड्स में बांटते हैं, इट्स ओनली टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस अचानक देखते हैं। उस कारण से जो चेंजेस हमारे पास दिखे, हम उन चेंजेस के कारण किसी को मॉडर्न में, किसी को मिडिवल में, या उससे भी ओल्डन टाइम्स में, कॉपर कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज या आयरन एज, बहुत सारे एजेस का जब हम नाम ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें कुछ इवेंट्स हुई होती हैं जिनके कारण, जिन जिन कैरेक्टर्स के कारण हम इन सब चीजों को चेंज ओवर कर रहे होते हैं। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने क्लासिफिकेशन किया इन 1817, जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। As per Mill, all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. अगर हम रियलिटी में जाएं और यूरोपियन हिस्ट्री और बाकी को देखें, तो जिस टाइम पीरियड की हम बात करें उस समय में यूरोपियन हिस्ट्री कुछ था ही नहीं, till 15th century, or even till 13th 14th century. Britishers, even the Scottish, were nothing. But then also when they started writing 1817, उसने हिंदू पीरियड, when the Hindus were ruling, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है, स्टेट जो है, वो हिंदूज के द्वारा रूल कर रहा किया जा रहा था। फिर आफ्टर 750 मुस्लिम्स आना शुरू हुए, देन ही स्टार्टेड सेइंग इट्स अ मुस्लिम रूल। आफ्टर 1708 ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री, ही सेड इट्स अ ब्रिटिश हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं, और जेम्स मिल ही नहीं बल्कि सारे ब्रिटिशर्स भी जो हैं, एशियन सोसाइटीज को हमेशा ही लोअर लेवल पर रखा। उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि दे आर हैविंग समथिंग ग्रेट। अब अनदर क्लासिफिकेशन जो इंडियन हिस्ट्री का हुआ, उसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस ने जो है यूजुअली डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को, जो कि नॉर्मली हम कई बार सुनते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पीरियडाइजेशन को हमने कहीं ना कहीं वेस्ट से क्या किया है, मांगा है। वो वेस्ट में इसी तरह का डिवीजन था, हम उसी चीज को यहां लेते आए हैं। जहां पर मॉडर्न पीरियड का मतलब है जहां सारे मॉडर्निटी के साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीजों को वहां रखा गया है, इसलिए हम इसे मॉडर्न पीरियड कहते हैं। मेडिवल वो टर्म जहां पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल के रूप में भी कहा है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन आवर कंट्री, इन इंडिया, पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी इन बिटवीन द आइदर द पर्सन इज अ व्हाइट वन और द कलर, दैट डजंट मैटर, उनके बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब भी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी थी, फ्रीडम नहीं था लोगों के पास, उनको लिबर्टी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड को कि कॉलोनियल टाइम पीरियड या कॉलोनियल हिस्ट्री के रूप में हम देख रहे होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियल? ब्रिटिशर्स बेसिकली तो आए थे वो ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेडर होते हुए भी उन्हें मौका मिला, एंड व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड कॉन्करिंग आवर कंट्री। अपना राज्य, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रूल। जो लोकल नवाब थे, जो राजा थे, जो औरंगजेब के मरने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद, मुगल एम्पायर के छोटे छोटे राजा बने थे, उनको एक एक करके, टुकड़े टुकड़े करके उनको जीतते चले गए। इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल स्टडी कि उन्होंने कैसे इनको जीता। फिर ब्रिटिश ने पूरे इंडियन एक सब कॉन्टिनेंट में, आई एम नॉट सेइंग यूजिंग द वर्ड इंडिया ओनली, सब कॉन्टिनेंट में बोल रहा हूँ, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, टू एन एक्सटेंट भूटान ऑल्सो, श्रीलंका ऑल्सो, इन सब पर रूल कर रहे थे। एंड व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग आवर सोसाइटी, आवर इकोनॉमी, और यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने सारे खर्च के लिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, एंग्लो फ्रैंक वॉर हो रहा था,
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और उसका भी खर्च इंडिया उठा रहा था, रेवेन्यू यहीं से कलेक्ट होकर जाता था। और इंडिया से जो भी कमोडिटी उनको खरीदनी थी, इंडिगो खरीदना था, कॉटन खरीदना था, एनीथिंग दे वांटेड टू परचेज, बिकॉज दे वर द रूलर, तो सबसे सस्ते दाम पर, कम से कम रेट पर वो खरीद रहे होते थे जो भी क्रॉप उनको चाहिए। बेसिकली उनको जो है क्रॉप्स चाहिए थे अपने देश में, जो इंडस्ट्रीज उनके थे, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए उनको यहाँ से प्रोड्यूस चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ सुगर केन प्रोडक्शन करवाया, यहाँ प्लांटेशन करवाया, टी का, कॉफी का, सुगर केन का एंड इंडिगो। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह ही इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था। फिर उसके बाद से ब्रिटिश रूल जो है बहुत सारी वैल्यूज को, टेस्ट को, कस्टम को और प्रैक्टिसेस को जो कि यूरोप में थे उनको लेकर भी आए। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश रूल का सिर्फ बुरा इम्पैक्ट था। और जब देश के हर एक हिस्सा, when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to this process as colonization। तो जब किसी देश का दूसरे देश के द्वारा उसका पॉलिटिकल, उसका इकोनॉमिक, उसका सोशल और उसके कल्चरल चेंजेस में पूरा इम्पैक्ट डालता है, यहाँ तो अभी एजुकेशन नहीं है, वरना एजुकेशन में भी पूरा चेंजेस जब हो जाते हैं तो हम उसे ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं। हाउ डू वी नो कि कौन सा टाइम कब है, कैसे करके हमने कैसे जाना कि कब क्या हो रहा था? हिस्टोरियंस यूज्ड वेरियस सोर्सेस। हमारे देश में जो भी हिस्ट्री लास्ट 250 इयर्स या 300 की जो हिस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा तो हमारे पास राइट अप में मौजूद है, हम राइट अप में हमारे पास हैं, हम उनका यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, हर एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने कुछ ना कुछ नोट भेजे हैं। Like here, the official record of British administration are one of the important sources. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जिस भी अधिकारी ने, जिस भी व्यक्ति ने कोई भी एक नोट भेजा, उन सबों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। आज भी आप हिंदुस्तान के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां जाएंगे तो उनके पास एक रिकॉर्ड रूम होगा, चाहे वो छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी ऑफिस इज हैविंग अ रिकॉर्ड रूम जहां बहुत पुराने पुराने कागज रखे होंगे। हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, हर एक पॉलिसी डिसीजन, एवरी एग्रीमेंट, एवरी इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है उसको रिटन किया जाता था, राइट अप किया जाता था। और ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई दे ट्राइड देयर बेस्ट टू हैव क्लर्क्स इन आवर कंट्री, क्योंकि क्लर्क का काम ही होता है राइट अप करके रेडी करना, और इसीलिए ब्रिटिशर्स इस चीज को बहुत बिलीव करते थे। ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एज दे फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ये ब्रिटिशर्स का भी मानना था और हमारा भी मानना है कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एक्टिविटी होती है उन सबों को केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर इंडिया, चूंकि वो रूलर थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक हिस्से में हिंदुस्तान के सर्वे कराए, कहाँ किस तरह की मिट्टी है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना कमी है, इन सब के ऊपर। ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। Therefore, practice of surveying became common under the colonial administration. By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. पूरे देश को मैपिंग किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि उनको ज्योग्राफिकल मैप बनाना था इंडिया का, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उनको सबसे बड़ा फायदा होता उनके रेवेन्यू कलेक्शन में। In the villages, revenue surveys were conducted to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and cropping pattern. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years, which provide detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions, and occupation. Other surveys such as botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys were also done only to know where, what, how much of the commodities are produced, कहाँ कैसे कितने लोग रहते हैं, कैसे उनसे काम लिया जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड सर्वे ब्रिटिशर्स ने किया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने कभी नहीं बता सका। क्या नहीं बता सकता था कि जो कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री हैं वो क्या फील करते हैं, उनका किसी एक्टिविटी में किस तरह का एक्शन है या किस तरह का रिएक्शन करते हैं। We need to look these things in unofficial records which are
more difficult to get than official record. ऑफिशियल तो एक एक रिकॉर्ड था, क्या गवर्नर जनरल ने कहा, क्या उसके सबॉर्डिनेट्स ने कहा, किसने क्या कहा, कैसे कहा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन देश के अंदर कॉमन पीपल कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है, वो कहां से आता, उसके भी सोर्सेस थे जिसे हम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला था डायरीज ऑफ पीपल। बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, ट्रैवलर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके अकाउंट्स वो किस तरह गए, क्या किया क्या नहीं किया, इसके ऊपर है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, वो क्या क्या लिखा, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, वो है। कई पॉपुलर बुकलेट्स इन लोकल बाजार जो थे वहां से लिया, न्यूज़पेपर्स जो छप रहे थे वो लिया, लीडर्स और रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय और हमारे महात्मा गांधी, इस तरह के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह के आइडियाज दिए, क्या लिया, कैसे दिया, इन सबको। उसके अलावा जो पोएट्स थे, जो नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जो लिखा है उसका भी इम्पैक्ट हमें पड़ता है, वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द हिस्ट्री ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अनऑफिशियल रिकॉर्ड के कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशन हर जगह जाएंगे। पहला, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही रिकॉर्ड है, यानी अनपढ़ लोगों के बारे में यहाँ हमारे पास कहीं कुछ भी जानकारी नहीं है कि उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह जी रहे थे। अब जैसे इंडिगो प्लांटेशन में जितने भी लोग शामिल थे उनके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनपढ़ थे। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इवन टुडे इज नॉट मच हायर इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लिटरेसी का रेट हमेशा कम होने के कारण जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का जो इलिटरेट थे उनके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए वी कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय ट्राइबल्स एंड पीसेंट्स, क्योंकि ट्राइबल्स के बारे में तो हम क्लियर है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। माइनर्स जितने थे, जो गरीब थे, जो गांव में गरीब थे, उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की अगर कहानियों को आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे ऐसे गरीब मिलेंगे जिनके बारे में मुंशी प्रेमचंद ने तो लिखा है, लेकिन उनका रियल अकाउंट हमारे पास और कहीं किसी तरीके से नहीं है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आगे के चैप्टर्स का भी आपको इसी तरह करके वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय everyone, thanks for watching, we will meet in next video again. Please do subscribe my channel and hit the bell icon to get notified my next new videos. And if you have any doubt, you all can ask me in comment section. Once again, thank you for watching, take care.